नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ ऋषिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में आज हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। तो हफ्ते की शुरुआत विधानसभा उपचुनाव के साथ हुई। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुदनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोट पड़े। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन मतदान वाले दिन दोनों ही सीटों पर बवाल मचा। सबसे ज्यादा बवाल की खबरें विजयपुर से सामने आई, जहां दोनों दलों ने एक दूसरे पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए। दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर रखा गया। उपचुनाव 2 सीटों पर था, लेकिन लड़ाई मुख्य चुनाव जैसी लग रही थी। लेकिन अब सवाल यही कि मतदाता ने किसकी आवाज सुनी। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुदनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोट पड़ गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है। मतदान के दौरान दोनों विधानसभा सीटों में दिन भर बवाल चला। सबसे अधिक बवाल की खबरें विजयपुर से आईं, जहां दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी के लोग आदिवासियों को वोट नहीं डालने दे रहे, तो भाजपा ने कांग्रेस के बाहरी नेताओं पर उपद्रव फैलाने के आरोप लगाए। इस बवाल के बाद प्रशासन ने दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया। गड़बड़ी की खबरें आई तो बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों विजयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन प्रशासन ने दोनों को रास्ते पर रोक दिया, जिसके बाद दोनों भड़क उठे। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से जो दिमाग चला रही है, उसका षड्यंत्र सबके सामने आना चाहिए। 25 पोलिंग स्टेशन पे लगातार अलग अलग तरीके से अराजकता के हमने ऑब्जर्वर को लगातार शिकायतें की, जो रिकॉर्ड में है। मैंने कलेक्टर को बोला, एसपी को बोला, वीरपुर के 100 रुद्र वाले 108 नंबर पोलिंग पे पीठासीन अधिकारी को पीटा गया, पेटी फोड़ दी। और इससे ज्यादा प्रमाण अराजकता के, अत्याचार के, गुंडागिर्दी के, लोकतंत्र की हत्या के, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के और क्या मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो गुंडिज्म किया है, और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, मैं भी उसका जवाब देने के लिए आया हूं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के इस प्रकार के गुंडिज्म दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। बवाल की खबरें बुदनी से भी आती रही। यहाँ भी कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए। बूथों में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े ही एक दूसरे की शिकायत करने थाने तक पहुंच गए। बुदनी विजयपुर से बवाल की खबरें दिन भर आती रही। इस बीच दोनों पार्टियों के नेता भोपाल में चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। इनका कहना था कि आयोग सो रहा है, इसलिए घंटी बजाकर उसे जगाने आए हैं। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिखती हुई हार के कारण अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। वोट डालने से लोगों को रोका जा रहा है, मारपीट हो रही है, वहाँ रक्त रंजित लोग पोलिंग बूथ पर खड़े हुए, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को विजयपुर और बुदनी में दिखती हुई हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस तरह से उन्होंने सुबह से इन दोनों उपचुनाव के इन क्षेत्रों में वहाँ गड़बड़ी फैलाने का काम, वहाँ पर अराजक तत्वों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम उन्होंने किया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों दलों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे करते नजर आए। दोनों पार्टियों का दावा है कि जनता उनके साथ है। एक ही परिणाम है, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की जीत। अद्भुत, अकल्पनीय एक तरह से पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की, और इसका मुंह तोड़ जवाब विजयपुर की जनता मतदान देके करेगी। बवाल, आरोप प्रत्यारोप, जीत के दावे के बीच हुए चुनाव के बाद अब 23 नवंबर का इंतजार है। दोनों सीटों के नतीजे सामने आएंगे। देखना यह है कि जनता भाजपा के विकास के दावों पर मुहर लगाती है या कांग्रेस की परिवर्तन की मांग को मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसे 2029 के लोकसभा चुनाव की रिहर्सल मानी जा रही है, जिसमें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे और खासकर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी है। देश में इन दिनों बटोगे तो कटोगे का नारा खूब गूंज रहा है। हरियाणा से शुरू हुआ ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा में जोर शोर से सुनाई पड़ रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैरेटिव
संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, जातिगत जनगणना की काट भाजपा ने ढूंढ ली है। देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन झलक 2029 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की दिख रही है। इन चुनावों को अगले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल कहा जा सकता है, जिसमें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे और खासकर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूँ, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। देश में इन दिनों एक नारे की गूंज है, बटोगे तो कटोगे। हरियाणा से शुरू हुआ ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा में जोर शोर से सुनाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैरेटिव संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, जातिगत जनगणना की काट भाजपा ने ढूंढ ली। भाजपा और संघ परिवार बहुसंख्यक हिंदुओं को जगा रहा कि हिंदू अगर बटे तो अपनी जड़ों से कट जाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। आलम यह है कि भाजपा के इस नारे के जवाब में विपक्षी दलों को रोज एक नारा गढ़ना पड़ रहा है। विपक्षी दल ही नहीं, मुस्लिम संगठनों में भी इस नारे को लेकर घबराहट है। मुस्लिम संगठन इसे हिंदुओं की एकता की अपील के तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र से झारखंड तक उलेमा इंडी गठबंधन के समर्थन की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, ये इसके लिए अपनी शर्तें भी रख रहे हैं। इनमें मुस्लिमों को आरक्षण, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध, आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी मांगे शामिल है। लड़ाई यहीं तक नहीं थमी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उलेमाओं और हिंदू धर्म गुरुओं के बीच सड़क पर आर पार की स्थिति बन रही है। कोई 5 लाख की भीड़ इकट्ठी कर सरकार को हिला देने की धमकी दे रहा, तो कोई 100 करोड़ सनातनियों के अपने साथ होने का दम भर रहा है। ऐसे बयान आ रहे हैं मानो देश में गृह युद्ध की तैयारी चल रही हो। क्या आप खत्म करते हैं, इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। ये ऐसी तादाद में तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हम अपने मांग करने जा रहे हैं, सरकार को डराने नहीं जा रहे। और सरकार पब्लिक देख के न डरे। 100 करोड़ सनातनी है। यह तो की वजह है, उसने बयान दिया है कि हम अगर रोडों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। अब उनको ये नहीं है पता कि अगर हम भी आ गए तो उनका क्या हाल। 2023 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अति उत्साह में थे। इनका मानना था कि देश में मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने इन्हें न केवल झटका दिया, बल्कि एक नारे बटोगे तो कटोगे ने भाजपा को संजीवनी दे दी। सियासत में ये नारा उसी तरह गूंज रहा है जैसे 90 के दशक में रामलला हम आएंगे गूंजा था और इसमें विपक्ष के कमंडलवाद की हवा निकाल दी थी। देखना यह है कि जातीय जनगणना की आड़ में विपक्ष की जातीय गोलबंदी को भाजपा का ये नया नारा कितना भेद पाता है और 2029 के लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस देश भर में सरकार ने भव्य आयोजन कर मनाया। बता दें, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती रही, लेकिन इस आयोजन पर सियासत में टकराहट भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई के बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी को वे जगह नहीं दी गई जिसका हकदार आदिवासी समाज था। तो वहीं इस तरह के आयोजन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले और सियासत भी। देखिए रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर देश भर में सरकारी आयोजन हुए, लेकिन सियासत में टकराहट भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई के बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही 6,640 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए के सिक्के के साथ साथ 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के वंशज से भेंट भी की। 40 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर पर फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी को वे जगह नहीं दी गई जिसका हकदार आदिवासी समाज था। आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज का गौरवमयी अतीत समाज के सामने लाना और उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों के हित में किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजातीय समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है। आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। ये आदिवासी, गरीब, युवा, किसान, महिला हितैषी सरकार है। इधर इस आयोजन पर सियासत बटी नजर आई। कांग्रेस ने जनजातीय गौरव दिवस को दिखावा बताया, आदिवासियों की अनदेखी के आरोप लगाए तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया, उनका भला हमेशा भाजपा ने किया है। प्रदेश की सरकार आदिवासियों के लिए बड़े आयोजन तो करती है, लेकिन आदिवासियों के विकास की बात कहाँ करती है। आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति प्रदेश में आदिवासियों की, क्या इसके बारे में मोहन यादव जी बोलेंगे? क्या आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती? पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे, ये बताएं। जल जीवन मिशन के अंदर आदिवासी क्षेत्र, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसके अंदर आज भी उन टोटियों के अंदर पानी नहीं आया। आयोजन करें आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों को वंचित रखकर अगर आयोजन करना है तो एक गौरव दिवस नहीं है। कि आदिवासी समाज को सशक्त करने में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कांग्रेस हर चीज में प्रश्न खड़ा करती है, तो हर चीज में कांग्रेस को नकारात्मक दिखती है, इसलिए कांग्रेस नकारात्मक होती चली जा रही है और इसलिए जनता भी कांग्रेस को नकार रही है। मध्य प्रदेश की आबादी में आदिवासियों का हिस्सा 20% के लगभग है। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि करीब 80 सीटों के परिणाम पर वे सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियां आदिवासियों पर सबसे अधिक फोकस करती है। 2018 में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर एक तरफा जीत से ही कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन इसके बाद भाजपा ने समीकरण बदल दिए। अब एक बार फिर दोनों दल आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जनजाति का जनमत जीतने की जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और भव्य धार्मिक आयोजन करने जा रही है। गीता जयंती को अब भव्य रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग और आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन के तत्वाधान में गीता पर आधारित प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चे गीता के ज्ञान से परिचित हो, उनमें आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास हो, लेकिन विपक्ष से आडंबर बता रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और भव्य धार्मिक आयोजन करने जा रही है। इस साल प्रदेश में गीता जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। जन्माष्टमी, विजयादशमी, गोवर्धन पूजा की तरह गीता जयंती भी मनाई जाएगी। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग और आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन के तत्वाधान में गीता पर आधारित प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चे गीता के ज्ञान से परिचित हों, उनमें आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास हो। भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र गीता बच्चों तक जाए, समाज तक जाए, इसलिए भारतीय प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, सभी प्रकार का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ ये रूबरू कराने के लिए सामूहिक रूप से बच्चों के बीच में
मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे आयोजन में हमारे सभी बच्चे भाग लेंगे। कई प्रसंग है जिस प्रसंग से बच्चों में धीरता, वीरता, गंभीरता और अलग अलग प्रकार के साहस निर्माण करने के कई अवसर मिलते हैं। उधर इस आयोजन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे सरकार का एक और आडंबर और जनहित के मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जिन वादों पर जनता से वोट लिए वो पूरे नहीं कर पा रही है, इसीलिए ऐसे भावनात्मक मुद्दों के बहाने जनता को बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि एक धर्म विशेष के कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार देश के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे को भी चोट पहुंचा रही है। भाजपा कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि बच्चों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास, समाज को सही राह दिखाना भी सरकार का दायित्व है और वो यही कर रही है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है, यहाँ उनके नहीं तो और किसके संदेश सिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार अपने काम ही भूल गई है। भाई जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो कब पूरे होंगे? सरकार का काम क्या धार्मिक आयोजन कराना होता है? ये एक नया सदन है सरकार का। सरकार को जिस काम के लिए चुना है वो कराएं। अब एक बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ईसाई कहेगा समाज का व्यक्ति कि मेरा भी आयोजन कीजिए, मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहेगा मेरे भी धर्म का आयोजन कीजिए। सरकार क्या सिर्फ यही सब करते रहेगी या काम भी करेगी? ये बड़ा सवाल है। धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, तुष्टीकरण में लगे होंगे। राम के देश में, कृष्ण के देश में ही तो गीता पढ़ाई जाएगी, गीता जयंती मनाई जाएगी। और एक ऐसे समय में जहां मध्य प्रदेश विकास की नई उड़ान डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा सरकार के नेतृत्व में भर रहा है, ऐसे में सनातन और हमारा आध्यात्मिक अभ्युदय भी हो रहा है। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई, हमने शस्त्र पूजन किया, हमने गोवर्धन पूजा की, और ऐसे में गीता जयंती का भी ये जो दिवस का जो एक अनुकरणीय पहल है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जन कल्याण, विकास और सुशासन के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आगे बढ़ रही है। गीता महोत्सव भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। विपक्ष भले ही इसे भाजपा का भगवा एजेंडा करार दे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे आयोजनों से सरकार बहुसंख्यक वर्ग को साधने में कामयाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया। बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दोनों पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। रायपुर दक्षिण की सीट बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल इस सीट पर लगातार 40 साल तक विधायक रहे हैं। बृजमोहन की गैर मौजूदगी में कांग्रेस को यहां अपनी उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस ने यहां युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। दोनों दल यहां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए वोट पड़ गए हैं। प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया। बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दोनों पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। रायपुर दक्षिण की सीट बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल इस सीट पर लगातार 40 साल तक विधायक रहे। उनके सांसद चुने जाने के बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद सुनील सोनी भाजपा उम्मीदवार है। बृजमोहन की गैर मौजूदगी में कांग्रेस को यहां अपनी उम्मीद नजर आ रही। कांग्रेस ने यहां युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। दोनों दल यहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बीजेपी 1.5 लाख मतों से जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार विजयश्री उसका वरण करेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे के पीछे के अपने अपने तर्क हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी रिकॉर्ड बताते रहे, रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे और इस बार भी सुनील सोनी जी ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ मोदी गारंटी है, विष्णुदेव साय जी की सुशासन है, तो लोगों को एक विश्वास और भरोसा है कि अच्छा नेतृत्व होगा सुनील सोनी जी। बृजमोहन अग्रवाल जी का छत्रछाया रहेगा एक सांसद के रूप में। जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और यही है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार का ये परीक्षा भी है और परिणाम भी उसके अनुरूप आएंगे। और रायपुर दक्षिण विधानसभा की जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर थी। आज के ही दिन का इंतजार था और यही कारण है कि औसत से ज्यादा वोटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1 लाख वोटों से जीतेंगे तो जीतेंगे, हम तो उनके सिपाही हैं, उसी काम में लगे हैं। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा 1 लाख से ऊपर का ही लीड होगा। दक्षिण विधानसभा में पिछले समय की तुलना में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है सीधा सीधा कि परिवर्तन, बदलाव, नया चेहरा और
वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक से कांग्रेस को फायदा मिलेगा और कांग्रेस उस सीट से इस समय चुनाव जीतेगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का मतदान पूरा हो गया। मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग कर लिया है। 23 नवंबर तक प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद रहने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के चुनावी रण में नहीं रहने से यह उपचुनाव दिलचस्प हो गया। अब देखना होगा कि जनता अपना नया विधायक किसे चुनती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई। प्रदेश के सियासी गलियारों में किसान और धान बहस का प्रमुख विषय है ही। छत्तीसगढ़ में चालू विपणन वर्ष में 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों को अपना धान बेचने के लिए कोई समस्या न आए, इसके लिए सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार बेहतर प्रबंधन किए गए हैं। हालांकि किसान अपने धान बेचे, इसके पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान को लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत। समर्थन मूल्य पर हो रही है धान खरीदी। 2.71 लाख पंजीकृत किसानों से की जाएगी धान खरीदी। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से टोकन खरीदकर किसान बेच रहे हैं धान। 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी राशि। छत्तीसगढ़ में 2739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से की जाएगी धान खरीदी। 160 लाख मीट्रिक टन का रखा गया लक्ष्य। धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस सरकार में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाती रही। इस बार 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई और इसी के साथ धान खरीदी की तारीख को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग को संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर 15 दिन विलंब से धान खरीदी की शुरुआत की है। धान खरीदी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बीजेपी की सरकार की नीयत धान खरीदी की नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की धान खरीदी की नीयत कैसी थी, इस पर विधानसभा में आधे घंटे की चर्चा हो चुकी है। अच्छे काम और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। धान खरीदी आज शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में, लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। हमारी सरकार में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसे सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है, न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार की नियत कैसी थी, आधे घंटे की चर्चा है इस विधानसभा सत्र में मेरी धान खरीदी पर, और धान खरीदी में कितने धान सड़े, कितने गायब हुए, उस पर मेरा खुद का PIL है हाई कोर्ट में। तो कांग्रेस की नियत उसमें पता लगेगी कैसे करते हैं। अच्छे काम और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। किसान और धान दो ऐसे विषय हैं जिनसे छत्तीसगढ़ की सियासत कभी शांत नहीं रही। सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन विपक्ष ने एक सवाल सबके मन में जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य सरकार दिए समय पर धान खरीदी के अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी या नहीं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार शराब के शौकीनों की शिकायतें दूर कर रही है। दरअसल मदिरा प्रेमी अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें मनपसंद ब्रांड नहीं मिलती। अब राज्य सरकार ने इसके लिए ऐप जारी कर दिया है। इससे न सिर्फ शराब प्रेमियों को सभी ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी, वहीं ओवर रेटिंग से भी वे बच सकेंगे। लेकिन सरकार के फैसले ने सियासी बवाल तेज कर दिया है। आखिर क्यों इस फैसले पर मचा सियासी बवाल, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों से लेकर मनपसंद ब्रांड नहीं मिलने तक का मुद्दा गूंज चुका है, लेकिन अब सरकार शराब प्रेमियों के इस दर्द को कम करने वाली है। सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से शराब प्रेमियों को ये जानकारी मिलेगी कि किस ब्रांड का शराब कहां उपलब्ध है। शराब की कीमत को लेकर होने वाले विवाद से बचाने मनपसंद ब्रांड के साथ उनकी कीमत की जानकारी भी प्रेमियों को मिल जाएगी। इससे न सिर्फ शराब दुकानों में भीड़ कम होगी, वहीं मनपसंद शराब की वजह से शासन के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि भोजनालय, रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने की अनुमति देने से आबकारी के साथ ही पुलिस की टेंशन भी बढ़ने वाली है। इन फैसलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर वार किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर भी सरकार पर तंज कसा है। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल और कांग्रेस को मर्द होने की चुनौती दे दी।
अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है। उनको एडिट वीडियो के सहारे नेतागिरी चमकाना पड़ रहा है। वो मर्दों जैसी राजनीति करे, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। इस सरकार ने शराब का ऐप जारी किया है। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी कोने से कौन सा दुकान में कौन सी ब्रांड की शराब है, ये आप घर बैठे देख सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। एक शराब का ऐप बनाकर आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इस सरकार कर रही है, पहला चीज। और दूसरा कि अभी तक इस सरकार ने शिक्षा मंत्री तक नहीं बना पाई। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। तो शायद अगर शिक्षा के लिए भी अगर ऐप जारी करते तो मैं समझता हूँ बेहतर होता। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पहले भी सियासत होती रही है। ओवर रेटिंग और मनपसंद ब्रांड नहीं मिलने को लेकर भी जमकर सियासी बवाल मचा होता है। ऐसे में भले ही इस ऐप को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा हो, इससे सभी ब्रांड की शराब सही कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन ये भी सही है कि हर हाथ तक सहजता से शराब की उपलब्धता प्रदेश की शांति और सद्भाव के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।